बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ई रोज़गार प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं वकार तैयब, ट्रेनर ई रोज़गार प्रोग्राम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ई रोज़गार प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोजेक्ट है जिसकी मिशन स्टेटमेंट है मिनिमाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है थ्रू ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ये मंसूबा जिस वक्त शुरू किया गया था उस वक्त शायद इसकी अहमियत का इतना ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, दुनिया इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुज़र रही है, तो इस वक्त लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की क्या अफादियत है। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। दुनिया में हर 100 साल बाद एक मेजर तब्दीली आती है और 20 साल बाद छोटी छोटी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द जो दुनिया देख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। हर मुश्किल जो है वो एक मौका लेकर आती है। एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स अप एन अपॉर्चुनिटी। तो इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है, इस वक्त ये जो लॉकडाउन है की सिचुएशन है, इस वक्त जो करंट ग्लोबल चेंज आ रहा है, ये हमारे लिए भी कुछ मौके लेकर आ रहा है। और अगले चंद मिनटों के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों से मुतारिफ़ करवाऊँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको असल में उन चीज़ों का अदराक करवाऊँ, रियलाइज़ करवा सकूँ जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम कुछ वजूहात की बिना पे उनकी इम्पोर्टेंस से अभी तक नाबल्द थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की बड़ी लर्निंग वेबसाइट यूडेमी ने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2020 की टॉप 10 स्किल्स के बारे में जिक्र किया गया। उसमें टेक स्किल्स भी हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि उसमें टॉप सॉफ्ट स्किल का दर्जा किसे दिया गया है। नाज़रीन, ये दर्जा दिया गया है ग्रोथ माइंडसेट को, यानी कि सीखने का माइंडसेट, यानी कि वो माइंड जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, चेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो आप सब लोग, हम सब लोग ई रोज़गार प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर सीखने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी सीखने के बगैर मुमकिन नहीं हुई। हम सीखते हैं, हम खुद को ग्रो करते हैं, हम अपनी बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं। हम जब नई स्किल सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और इस दुनिया के अंदर फिर हम एक तब्दीली लाने का सबब बनते हैं। तो ये जो पूरी दुनिया इस वक्त जिस तब्दीली से गुज़र रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इंसान की जो मालूम तारीख़ है उसमें इंसानी तहज़ीब 4 बड़े दौर से गुजरी है, जिसमें सबसे पहले स्टोन सिविलाइजेशन, जब इंसान पत्थरों के दौर में रहता था, पत्थरों के घरों में रहता था, पत्थरों के बर्तन इस्तेमाल करता था, हथियार वगैरह। उसके बाद एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन का दौर आया, व्हेन मैन रियलाइज दैट वी कैन ग्रो समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। फसलें उग सकती हैं, ज़मीन भी असल में जानदार है। तो उसके बाद एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन का दौर आया। ट्रेड भी हमारी एग्रीकल्चर में होना शुरू हुई और इंसान ने ख़ुद को उस तहज़ीब के हवाले से ढाला। उसके बाद जब पहिया ईजाद हुआ तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का दौर आया। मशीन्स बन गई, इंडस्ट्री लग गई, मैकेनिक्स का एक रेवोल्यूशन आया और इंसान की ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो गई। इसके बाद जिस दौर में हम अब जी रहे हैं इसे टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है। नाज़रीन, इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन आज इस दौर के अंदर इस साल में ख़त्म होने जा रही है, जिस तरीके से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। और वो क्यों? स्टोन सिविलाइजेशन जो है उसका अरसा तकरीबन 10 लाख साल बताया जाता है। एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन का अरसा 6000 साल बताया जाता है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का अरसा 250 से 300 साल के दरमियान बताया जाता है, जबकि टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन 35 साल से कम अरसे के दौरान एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है और उसे पोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो इंसान बेहतर होता जा रहा है, इंसान तेज़ रफ्तार होता जा रहा है, इंसान की तरक्की जो है वो ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। पहले 10 लाख साल, फिर 6000 साल, फिर 250 साल और 35 साल के अरसे के बाद अब हम पोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन, या इसे ऑटोमेशन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या रोबोटिक सिविलाइजेशन भी। तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास उन लोगों का डाटा मौजूद है, उन लोगों की रिसर्च मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है किसी एक काम के लिए वक्फ कर दी और हमारे लिए सारा डाटा छोड़ गए, ये सारी रिसर्च छोड़ गए, ताकि इसका इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया को मज़ीद बेहतर बना सकें।
नाज़रीन, ये जो पोस्ट सिविलाइजेशन दौर है, पोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है या रोबोटिक सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माने के ऊपर हुकूमत करेगी। एक ज़माना ऐसा आएगा जब रोबोट्स हम पर हुकूमत कर रहे होंगे और ये दौर दूर नहीं है। हम जानते हैं कि ये दौर आने वाला है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? इस वक्त जिस तरह के मसाइल में हम घिरे हुए हैं, इस वक्त दुनिया जिस दौर से गुज़र रही है, इसमें हमारे पास एक चीज़ सबसे ज़्यादा मौजूद है और वो है वक्त। हमारे पास इकबाल ने जब 1920 में मस्जिद कुर्तबा में अज़ान दी थी, 82 साल बाद मस्जिद कुर्तबा में अज़ान दी थी, तो उन्होंने एक नज़्म कही थी मस्जिद कुर्तबा, और ये इकबाल की सबसे बड़ी नज़मों में से एक मानी जाती है। इसके चंद पहले अशार में से हैं कि सिलसिला रोज़ो शब नक्श गरे हादसात, सिलसिला रोज़ो शब असल हयात व ममात, तेरे शब व रोज़ की और हकीकत है क्या, एक ज़माने की रोज़ जिसमें नहीं दिन और रात। द टाइम इज़ पासिंग। आप सोकर इसे गुजारें, आप खाने में गुजारें, आप इसको सीखने में गुजारें, आप भागने में गुजारें, टाइम इज़ पासिंग, वक्त तो गुज़र ही जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या इस गुज़रते वक्त में से आप कुछ हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं? और जिस तरह मैंने बताया कि 2020 की इस वक्त जो टॉप स्किल है वो ग्रोथ माइंडसेट है। टॉप सॉफ्ट स्किल जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है, कि वो जहन जो तब्दीली कबूल करता है, जो चैलेंजेस को कबूल करता है और जो आगे बढ़ना चाहता है, जो लर्निंग के न्यू फेज़ में दाखिल होना चाहता है। तो मेरा अगेन आपसे सवाल है कि क्या हम लोग इस लर्निंग के फेज़ में दाखिल होना चाहते हैं? तो ये जो पोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है, इसकी पूरी जो बेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप ये देखें कि टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन उस वक्त आई, कंप्यूटर का दौर उस वक्त आया जब इंसान ने एक एलिमेंट की खूबियों को पहचाना। हमने पहचाना, हमें पता चला कि सिलिकॉन की ये खूबी है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया, कंप्यूटर बनना शुरू हुए, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, और इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया कि कंप्यूटर उस मेज़ से उठकर आपके हाथ में आ गया मोबाइल फ़ोन की सूरत में। तो नाज़रीन, इंसान ने जब एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पहचाना और उसकी मदद से इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन सर अंजाम दे दिया, मेरा आपसे ये एक छोटा सा सवाल है, क्या हमने अपनी खूबियों को पहचाना है? क्या हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने ख़ासियतें रखी हैं, इतनी ज़बरदस्त ताकतें रखी हैं, इतनी ज़बरदस्त सलाहियतें रखी हैं, क्या हमने उसको पहचाना है? इकबाल ने इब्लीस की मजलिस शूरा में एक आगाज़ इस शेर से किया था, या नासिर का पुराना खेल ये दुनिया दूं साकनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून। दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हर चीज़ जो है वो एलिमेंट से बनी है, अनासिर से बनी है। तो हमारे अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, हम कुछ खसूसियात का मजमूआ हैं। वो खसूसियात कौन कौन सी हैं, उनको पहचानें, उनको इस्तेमाल करें, और जब हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस यूनिवर्स इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अस। ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, ये हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, और अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो वी आर सराउंडेड बाई डिवाइसेस। नाज़रीन, 2007 में फोर्ब्स मैगज़ीन के कवर पेज के ऊपर था कि नोकिया ने 1 बिलियन सेल फ़ोन सेल कर लिए। याद से 2007 की, याद से तकरीबन 13 साल पहले की बात है। 2012 में ये रिपोर्ट आई कि 76% अमेरिकन के पास कम से कम एक कंप्यूटिंग डिवाइस मौजूद है। उसके बाद 2013 में ये रिपोर्ट आई, उससे अगले साल ही, कि तकरीबन 26% अमेरिकन के पास लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन मौजूद है। उसके बाद जो अब पिछले साल 2019 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दुनिया के 4.5 अरब लोग इस वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, हम हर तरफ से डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, क्या ये डिवाइसेस हमें इस्तेमाल कर रही हैं या हम इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपना सारा वक्त इन डिवाइसेस को देते हैं, या जो हम वक्त इन पर सर्फ कर रहे हैं उनकी वजह से हम कुछ इतना अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और उसके साथ कमा भी रहे हैं, उससे कुछ हासिल कर रहे हैं जो हमारे ना सिर्फ प्रेजेंट को बेहतर करे बल्कि हमारे आने वाले वक्त को, हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करे? क्योंकि ये बात तो अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में और दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स जो हैं, उन दुनिया के बड़े बड़े जो दिमाग हैं वो इस पर सर जोड़े बैठे हैं
कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, दुनिया इस वक्त बाहर जाना चाहती है। आप मुझे सुन रहे हैं घर पर इस वक्त मौजूद, और आप ये चाहते हैं कि आप इस वक्त घर से बाहर निकलें, आप ट्रैवलिंग करें, आप एक्सप्लोर करें, आप दोस्तों से मिलें, लेकिन ये चैलेंज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले चंद महीनों, अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली ये सिचुएशन। लेकिन चैलेंज ये नहीं है। चैलेंज ये है कि जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी और हम दुनिया में बाहर जाएंगे तो हम इस दुनिया को बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। हम जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त मटेरियल जो है उनकी डेविएशन हो रही है, उनके प्राइसेस गिर रहे हैं, और जिस चीज़ की प्राइस अप हो रहे हैं वो डाटा है। और मैं दोबारा बता चुका हूँ कि हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस मौजूद थी, हमारे पास तमाम रिसर्च मौजूद थी, उसकी बिना पर ही आज हम इस दौर में दाखिल हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काबिल हो चुकी है कि वो आज हम पर हुकूमत करने वाली है, इसलिए क्योंकि उसके पास हमारा तमाम डाटा मौजूद है। तो मेरा आपसे अगेन सवाल है कि क्या हम वो डिजिटल स्किल सीख रहे हैं जिसकी वजह से अगले आने वाले दौर के अंदर हम सरवाइव कर पाएँ। नाजरीन, जिस तरह हमने देखा स्टोन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से हम टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की तरफ आए, और अब हम पोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन में दाखिल हो रहे हैं। एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, अपने घर पर नज़र दौड़ाइए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, अपने घर पर देखिए, अपने गली मोहल्ले में निकलिए। मुझे ये बताएं कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी कितनी चीज़ें देखती हैं, कितनी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो 20 साल पुरानी हों और वो आज भी उसी तरह परफॉर्म कर रही हूँ जिस तरह आज से 20 साल पहले कर रहे थे। मेरे ख्याल में आपके घर में शायद 1% से भी कम ऐसी चीज़ें होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट्स जो हैं उसमें तो शायद हम कोई 10 साल पुरानी चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है, हम 10 साल पुराने कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने मेथड्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम 50 साल पुराने बिजनेसेस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जबकि दुनिया, हम जान चुके हैं इस वक्त कि अब दुनिया जो है, दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स जो है, दुनिया की सोशल नेटवर्क्स जो हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। तो मैं आपको इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ कि दुनिया इस वक्त डिजिटल दौर में दाखिल हो रही है। इस वक्त डिजिटल अर्निंग का, ऑनलाइन अर्निंग का दौर है, और खुशकिस्मती से मैं आप सबसे जो बात कर रहा हूँ, हम सब लोग ई रोज़गार प्रोग्राम का हिस्सा हैं ऑलरेडी, और ई रोज़गार प्रोग्राम के अंदर आपको बेस्ट ट्रेनर्स मिले हैं जो आपको ऐसी ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं जिसकी वजह से कम आपकी इतनी बुनियाद ज़रूर बन जाएगी कि उसके बाद आप दुनिया के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ 10 ऐसे रीज़न्स, 10 ऐसी वजूहात कि क्यों आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं। क्या फ़र्क है हमारे जो ट्रेडिशनल अर्निंग है और ऑनलाइन अर्निंग, दोनों में फ़र्क क्या है। और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये किसी ब्लॉग से कॉपी नहीं की गई, बल्कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। जो कुछ मेरे साथ हुआ, जिस वजह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आया, जिस वजह से मैंने इस बात को समझा, इस बात की अहमियत को समझा कि ऑनलाइन अर्निंग कितनी ज़रूरी है, और उसके पीछे एक छोटी सी वजह थी कि ऑनलाइन अर्निंग केप्ट मी सर्वाइविंग। जब मैं मुश्किल हालात में था, मुश्किल दौर में था, जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और उस वक्त करने को कोई काम नहीं था, जॉब नहीं थी, और घर का एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि बस सब कुछ कमा कर लाओ और कोई जॉब करनी है, किसी अच्छी जगह पर लग जाए। उसके बाद ख़ानदान का प्रेशर होता है, बेटा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, जी इंजीनियर है तो कहीं नौकरी नहीं लगी, वापडा में लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो जो प्रेशर होता है, एंड यू वांट टू चेज डाउन योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो जो स्टॉप, जो पहला स्टॉप है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई सवारी नहीं मिल रही। तो उस वक्त आपके हाथ ये रास्ता आता है, मेरे हाथ ये रास्ता आता है। मैंने क्रिएटिव डिज़ाइनिंग ऑलरेडी सीख रखी थी, और उसके बाद जब मुझे इसका पता चला फाइवर का, अपवर्क का, तो इसके ऊपर अकाउंट बनाया और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके काम करना जब शुरू किया, वो थोड़े थोड़े जो पैसे आए, तो आप समझ लें कि वो जो प्यासे को पानी की जो एक बूंद मिलती है, और वो जो उस पानी का, उस कतरे का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आप सख्त प्यासे होते हैं, पूरे दिन के प्यासे। जिस तरह कल इंशाल्लाह या परसों
रमज़ान शुरू हो रहा है तो वो जो पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद वो पहला घूंट आपके हलक से नीचे उतरता है, तो उसकी जो आपको अहमियत का अंदाज़ा होता है। मेरे लिए ये जो अर्निंग थी, ऑनलाइन अर्निंग, मेरे लिए बिल्कुल वही काम उसने किया कि जितना इतना ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान और उसको एक रास्ता मिल जाए, तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इकबाल ने कहा था, हादसाते गम से है इंसान की फितरत को कमाल, गाज़ा है आईना दिल के लिए गर्दे मलाल। तो ये जो हादसाते गम से इंसान की फितरत को कमाल, ये वो जो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, उस सफ़र का शाखसाना है, उस सफ़र का ये रिज़ल्ट है कि यहाँ पे मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। वरना यकीन जानिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर मोर इक्विप्ड विद स्किल्स देन मी। मतलब मुझसे आप बहुत बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे। आपको मेरी स्टोरी नहीं मालूम, हर शख्स की स्टोरी डिफरेंट है। हमने बस ये सवाल करना है कि क्या हम अपनी स्टोरी को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि दुनिया उसको सुनना चाहे। तो 10 रीज़न्स मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि क्यों आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं। अभी आपने इस फील्ड में कदम रखा है, अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, कुछ लोगों के कुछ वीक्स गुजर चुके हैं, आपके जो ट्रेनर्स आपको मिले हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा दिया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोबारा से अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, कि क्यों आपको इस दौर के अंदर ये चीज़ जो ऑनलाइन अर्निंग है वो क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, सबसे पहली तो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास चॉइस है कि कौन सा कैरियर आप चूज़ करना चाहते हैं। अनलाइक द ट्रेडिशनल वर्ल्ड, जिस तरह हम अगर मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उसका बायो का बैकग्राउंड नहीं था, तो इस वजह से उसको एडमिशन नहीं मिला और वो नहीं बन सकी। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो भी आप चीज़ ऑब्वियसली सेल कर रहे हैं वो आपने पहले सीखी है, उसमें जो आपने कैरियर बनाया है, तो उसमें चॉइस आपकी है कि आप किस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। तो सबसे पहले तो चॉइस आपकी अपनी है कि कौन सी चॉइस, मतलब कौन से कैरियर की तरफ, कौन सी फील्ड की तरफ आप जाना चाहते हैं। नंबर 2, आप इस वर्ल्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर किसी भी एज के अंदर आ सकते हैं। हमारे सामने बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं ई रोज़गार प्रोग्राम का, जहाँ पे हेडक्वार्टर है अरफा करीम टावर, एक ऐसी लड़की के नाम पर कायम किया गया है जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिसका ख्वाब था कि पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली बने। इसी तरीके से हमारे पास एक लड़का है जिसने 7 साल की उम्र में IT स्पेशलिस्ट बना। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त उसके पीछे करोड़ों रुपए लेकर फिर रही हैं कि आप हमारे पास काम करें। इसी तरह हमारे पास बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिस तरह अमेरिका का एक लड़का है और उसने 17 साल की उम्र में एक ऐप बनाई। वो ऐप इतनी पॉपुलर हुई कि उसने याहू को $1 बिलियन के एवज उस ऐप को सेल किया। हमारे पास ये तमाम एग्जांपल्स मौजूद हैं। एज डजंट मैटर, क्योंकि इसके लिए आपको किसी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द थर्ड रीज़न कि वाई यू शुड चूज़ ऑनलाइन अर्निंग, कि किसी भी तरह की इसमें फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं, कॉलेज से किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की जो 100 बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने डिग्री की रिक्वायरमेंट को ही ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, स्किल्स की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन किसी पीस ऑफ पेपर की ज़रूरत नहीं जो ये सर्टिफाई कर सके कि आप यहाँ से एजुकेशन हासिल कर चुके हैं। ये बड़ी क्रिटिकल बात है। आपको दुनिया सिर्फ एक सवाल करती है, दुनिया के बड़े जो HR मैनेजर्स हैं वो आपसे सिर्फ एक सवाल करते हैं, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आप इस कंपनी में अपनी जो खिदमात फराहम करेंगे इस कंपनी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपकी जो एजुकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए, आपकी स्किल्स जो हैं, आपका नॉलेज इस तरह का होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये जो तब्दील होती दुनिया है इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। उसके बाद 4th पॉइंट है कि योर गेम योर रूल्स। आपकी अपनी गेम,
आप खुद डिज़ाइन करें, आप खुद सेट करें, उसके जो मोहरे हैं आप खुद सेट करें, उनको चलना कैसे है। इसका मतलब ये कि जिस तरह मैं घर पे मौजूद हूँ, घर पे बैठ के मैं अगर काम कर रहा हूँ, आप मुझे घर पे बैठ के यहाँ से हम पता नहीं कितना दूर हैं, सैकड़ों मील हम शायद दूर हों, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है इस गैजेट के थ्रू, इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इस लैपटॉप के ज़रिए, इस इंटरनेट के ज़रिए। तो आप घर पर बैठकर इसी तरीके से दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ कनेक्ट होकर अर्निंग कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इसके ऊपर जो ई-रोज़गार प्रोग्राम में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो सारी इसी चीज़ के ऊपर होगी कि आपने किस तरीके से अपनी जो गेम है, अपने आप को, अपनी जो वर्थ है, अपनी स्किल्स की वर्थ किस तरीके से आपने बनानी है। नेक्स्ट ये कि स्मार्ट इज़ द न्यू हार्ड। ये मेरा, शायद आपने ये जुमला पहले भी सुना हो, लेकिन जिस तरह पहले कहा जाता था कि हार्ड वर्क, जहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हैं तो वहीं पे आप कामयाब होते हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क है, लेकिन आपको ये बात भी जाननी है कि वो दौर अब गया जहाँ पे आपको उस चीज़ को घसीट कर ही लेके जाना पड़ता था। अब आप उस पर आपको मेहनत अगर करनी है तो वो यहाँ से दिमाग से करनी है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरह से आप उस मेहनत को कम कर सकते हैं, अपनी एफर्ट्स को कम करके और इनपुट ज़्यादा ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम कम करें। जैक मा आज भी 16 घंटे काम करता है, बिल गेट्स रिटायर हो गया, उसके बावजूद वो 16 घंटे काम करता है। क्यों? आपको काम इस तरह से करना है कि जितने घंटे आप यहाँ पे दे रहे हैं, जितना काम आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क ना करें, इसका मतलब है कि आप स्मार्ट वर्क करें कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं उसके बदले में आपको आउटपुट ज़्यादा बेहतर तरीके से मिले। और अगला जो इसका फ़ायदा है, अगला जो इसका रीज़न है, वो मुझे बहुत पसंद है। ये हम सोच के बारे में भी, जिस तरह अभी हमने ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से बात की, तो उस हवाले से मैं एक बात कहता हूँ कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप कोई स्टार्टअप अपना लेकर आ रहे हैं मार्केट में, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा आपका आइडिया है, तो आपका गोल होना चाहिए एक तो सर्व करना लोगों को, और ये आपका गोल होना चाहिए कि दुनिया की जो 500 बड़ी कंपनीज़ हैं आपको वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन उसके लिए स्टार्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा जहाँ पर आप मौजूद हैं। तो जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पर बैठे हुए आप दुनिया भर की कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। आप में से किसी का ख्वाब है माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना, फेसबुक के साथ काम करना, गूगल के साथ काम करना। आप दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के साथ इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स जो हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, वो आपकी स्किल से फ़ायदा उठाकर, और आपका नाम जो है वो उन कंपनीज़ तक पहुंच सकता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसकी एक बड़ी एग्जांपल जो है वो गूगल के इस वक्त जो करंट सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनकी एग्जांपल है। उसकी आप स्टोरी पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह इंडिया के एक छोटे से गांव से तालीम हासिल करने वाला एक लड़का और एक बेहद गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बनता है सिर्फ अपनी स्किल की बेसिस पे। और अगला ये है कि जो अगला रीज़न है, उससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ मेरे एक दोस्त की। वो दोस्त भी यहाँ पर ई-रोज़गार में इस वक्त ट्रेनर हैं। हम फ्राइज़ खाने का हमें बहुत शौक़ है, यकीनन आप में से बहुत से लोगों को होगा। तो हम एक दिन एक यहाँ मुल्तान में मशहूर जगह है, वहाँ से बैठे फ़्राइज़ खा रहे थे, और अगले कुछ दिनों बाद बकरा ईद आने वाली थी। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। तो हम सब घर के अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह ये पूछ रहे थे कि क्या लोगे, बकरा लोगे या गाय लोगे या क्या लोगे। तो उसने भी बात की। वो चिप्स खाता खाता अचानक को कहता है, यार मुझे ये याद आया, मैंने तो इस बात तो बकरा ईद है, तो उसके लिए मुझे घर जो जानवर है उसके लिए पैसे देने हैं, तो मुझे इसका मतलब एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है, मतलब कहाँ से एक्स्ट्रा कमाओगे? था 1 मिनट। उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल पर उसने अपना कैलकुलेटर ऑन किया, कहता है इतने मुझे पैसे रेंट के लिए चाहिए, इतने जानवर के लिए चाहिए, इतने कपड़ों के लिए चाहिए, और उसने टोटल हिसाब लगाया तो कोई 90,000 का फिगर आया। और उसके बाद उसने कुछ 1-2 इस तरह कैलकुलेशन किया, और उसने कहा हाँ ठीक है 15 दिन की मार है। मैंने कहा क्या 15 दिन की मार है? कहता है यार 15 दिन के अंदर मतलब ना ये पैसे अरेंज हो जाएंगे। हमने कहा कहाँ से? तो उसने कहा कि फाइवर के ऊपर मैंने इतने प्रोजेक्ट्स लूँगा
और इतनी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स लूँगा इतने दिन के अंदर और मेरे पैसे जो हैं ये इतने पूरे हो जाएंगे। वो पहला दिन था जब मैंने फाइवर के बारे में सुना था। तो 15 दिन बाद मैंने उससे जब पूछा तो एग्जैक्टली उतने ही पैसे उसकी जेब में थे। उसने जितना काम किया उतने ही पैसे उसकी जेब में आए। ये दुनिया के बड़े लोगों की ये बात भी है कि वो जितना कमाना चाहते हैं उतना ही वो एफर्ट करते हैं और वो कमा लेते हैं। अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं या आप जॉब के अंदर हैं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके खर्चे हैं उसके हिसाब से आपकी इनकम हो। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम में जाना चाहते हैं तो उतनी एफर्ट आप पुट करें। इनकम ऑफ योर चॉइस ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, जितनी ज़्यादा आपको अर्निंग, जितनी जेब में आपको अपने पैसे चाहिए, आप उतने उसमें एफर्ट्स पुट करें, उतना टाइम उस जगह को दें और फ्रीलांसिंग के थ्रू आप उतने पैसे कमा सकते हैं। और यहीं से अगर हम आगे बढ़ें, यहीं से एक और रीज़न हमें मिलता है। ये रीज़न मेरे फ्रीलांसिंग को अभी तक एज ए प्रोफेशन चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह मेरी भी यही है। और अगर आप अगर आप जाएं बाहर रोड के ऊपर, अभी तो ट्रैफिक नहीं है, ये प्रैक्टिस लेकिन कभी कीजिएगा जब हमारी ये ट्रैफिक जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी तो ज़रा किसी मशहूर चौक के ऊपर खड़े होकर देखिएगा, ट्रैफिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, और वहाँ पे ज़रा गौर से कभी देखिएगा। किसी बाइक को आते जाते देखिएगा, किसी गाड़ी में बैठे हुए शख्स को देखिएगा, किसी लैंड क्रूज़र में बैठे हुए किसी शख्स को देखिएगा, किसी रेडी वाले को देखिएगा, किसी दुकान वाले को देखिएगा। सबके चेहरों पर आपको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर नज़र आएगी। अजीब सी एक टेंशन में हैं हम लोग, अजीब सी परेशानी है हम सबकी हमारी ज़िंदगियों में, और वो यही है कि हमारा वक्त भागता जा रहा है और उससे जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे। तो फ्रीलांसिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आप जो वक्त है वो आपका अपना है। मैं काम नहीं करना चाहता आज, मेरे घर में कोई फंक्शन है, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, या कोई भी ऐसी खुदा न खास्ता इमरजेंसी है, मैं लैपटॉप बंद करूँगा, ठीक है मुझे आज काम नहीं करना। माई टाइम इज़ माई टाइम, आई एम माई ओन बॉस। मैं अपना बॉस खुद हूँ। मुझे किसी और को जो वक्त देना है वो अपनी मर्ज़ी से देना है। और ये बात आपको शायद तब समझ आएगी जब आप कभी अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखें, अपनी माँ के पास बैठ कर देखें, अपने वालिद साहब के पास बैठ के देखें, उनको वक्त देकर। और अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी बेगम के पास बैठें, अपने बच्चों के पास बैठें, आपको अंदाज़ा होगा कि उनको जो आप वक्त दे रहे हैं वो दुनिया का सबसे कीमती वक्त है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो दौलत से ख़रीदी जा सकती है, वक्त जो हमने उनसे काटा है वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अगली एक रीज़न हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा हमारी मशहूर किस वजह से हुई, वो है कि मनी वर्क्स फॉर यू, पैसिव इनकम है। कि आप अगर इस पैसिव इनकम उसको कहते हैं कि अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आपके अकाउंट पे पैसे जमा होते रहें। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसकी मदद से अगर आप एक दफ़ा अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लीजिए, अपना फ्रीलांसिंग के थ्रू या अपनी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप अपना बिज़नेस अगर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो उसके बाद इनकम जो है वो पैसिव इनकम बन जाती है। यानी कि उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ता। और बिल गेट्स ने यही कहा था ना कि दुनिया में अगले चंद सालों में वो तमाम बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे जो कि इंटरनेट पर मौजूद नहीं होंगे। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स है डिजिटल मार्केटिंग कि जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी और की वीडियो आप देख रहे हैं तो हम जाने अनजाने में उसके अकाउंट में असल में उसकी इनकम में इजाफा कर रहे होते हैं, और हम उसके जाने बगैर, यानी कि हमने एक दफ़ा एफर्ट्स पुट कर दी और उसके बाद उसका आउटपुट जो है वो हमें फ्रीक्वेंटली मिलती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह एक मैंने ईंट उठाई है या एक दिन की मैंने मजदूरी की है तो एक दिन के ही मुझे पैसे मिलेंगे। अगर मैं एक दिन काम करता हूँ तो हो सकता है उसका फल जो है वो मैं अगले कई महीनों तक खा सकूं। तो ये पैसिव इनकम है। ये इसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम यहाँ पे जो एफ़र्ट्स हमें पुट करनी पड़ती हैं अपने बिज़नेस के अंदर या अपनी जॉब के अंदर, वो हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो सब ग्रेजुअल एफ़र्ट्स होती हैं। यानी कि जितनी एफ़र्ट्स हम पुट कर रहे हैं उतना ही हमें रिटर्न मिल रहा है, जबकि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर एक्सपोनेंशियल एफ़र्ट्स हैं।
आप इस वक्त दुनिया जो है वो एक्सपोनेंशियल बिजनेसेस की तरफ जा रही है, और बिज़नेस की जहां हम बात करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की हम बात करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा, आप मेरी अगर बात को सुन रहे हैं, आपने अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी आपकी उम्र को पहुंचना है, जिन्होंने अभी उस सब से गुजरना है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। तो उनके लिए एक ये ज़बरदस्त रीज़न है, उनको आप बता सकते हैं, उनके लिए एडवाइस है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, इस कैरियर को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सिर्फ आपका टाइम है। कितनी मज़ेदार बात है कि हमें कोई अगर एक रेहड़ी भी लगानी है, हमें कोई छोटा सा कोई भी बिज़नेस करना है, तो उसमें हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। यकीनन इसमें अगर आप समझते हैं कि सीखने पर भी तो पैसे लगाने हैं, लेकिन वो पैसे आप अपनी ज़ात पर लगा रहे हैं। हम खाने पर भी पैसे लगाते हैं, हम कपड़ों पर पैसे लगाते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत बनाने पर पैसे लगाते हैं, तो हम खूबसूरत नज़र आने पर पैसे लगाते हैं, खूबसूरत होने पर क्यों नहीं पैसे लगाते। किसी ने कहा था कि खूबसूरत दिखने के लिए ज़रूरी है कि खूबसूरत कपड़े पहन लो, और खूबसूरत होने के लिए ज़रूरी है कि खूबसूरत ख़यालात को पहन लो। तो ये जो खूबसूरत ख़यालात हैं ये लर्निंग से आते हैं, स्किल से आते हैं। ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप अपनी स्किल्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करें, टाइम को इन्वेस्ट करें, नॉलेज में इन्वेस्ट करें, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको अगले कई सालों तक, और शायद आपकी अगली कई नस्लों तक आपको फ़ायदा देती रहेगी। ये बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ये मेरे कुछ रीज़न्स हैं, पर्सनल मेरे कुछ रीज़न्स हैं। ये मैं जब ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था तो उस वक्त मैं ये सब चीज़ें लिख रहा था, और लिखते हुए मुझे ये बातें सारी, मेरा वो जो दौर गुज़रा है, मेरे दोस्तों का दौर गुज़रा है, जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो सब मुझे याद आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करता चलूँ। और अब अगर मैं कुछ एडवाइसेस आपके साथ शेयर करूँ तो दुनिया की इस वक्त जो टॉप स्किल्स हैं, टेक स्किल्स हैं, हमें उनको सीखने की ज़रूरत है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की ज़रूरत है, हमें एल्गोरिथम्स सीखने की ज़रूरत है, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत है। दुनिया इस वक्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन, ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में, ये दुनिया की एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि अगर आप ये सोच रहे हों इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक लॉकडाउन की सिचुएशन में है, और दुनिया के 2 अरब लोगों ने इस वक्त मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में उठा रखा हो, और उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप अप करे, वो मैसेज किसी भी चीज़ के बारे में हो, तो आप इस बात को श्योर शॉट की कह सकते हैं, आपके पास 100% इस बात की गारंटी मौजूद है कि आपका मैसेज 2 अरब लोगों तक पहुंच चुका है। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट्स होते हैं, आपके पास आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस होती है, एग्जैक्ट रीच होती है। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ ये सारा काम डाटा के ऊपर चलता है, हमारे पास डाटा मौजूद है, और आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग का एक ही असूल है, मार्केटिंग की एक ही डेफिनेशन है, वो ये है कि मैं अपने बिज़नेस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरे पास ये टूल्स मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है मेरे पास, यूट्यूब मौजूद है, गूगल मौजूद है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं। तो इनको हमें सीखना है, और ये ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब टूल्स जब आप सीखेंगे, मैंने 3 साल से ई रोज़गार प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं। बहुत सी उन स्टोरीज़ का मैं खुद क्योंकि हिस्सा रहा हूँ। आई एम अ ट्रेनर, और आई एम अ प्राउड ट्रेनर ई रोज़गार प्रोग्राम का, और मैं सर्व जिस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने वो ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं, और मैं जानता हूँ उनकी कहानियाँ क्या हैं। तो आप लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी अगले चंद माह के अंदर, अगले चंद सालों के अंदर आप उन लोगों में शामिल होंगे
जिनकी ज़िंदगी बदलेगी, और उनकी कहानी को हम भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जो टेक स्किल्स हैं, टॉप टेक स्किल्स हैं 3 डोमेन्स में जिस तरह आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सीखें। डिजिटल मार्केटिंग सीखें, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग सीखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें। जदीद इस वक्त हमें अच्छे प्रोग्रामर्स की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका इंडिया की इस वक्त जो IT की एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की टोटल IT की एक्सपोर्ट वो $1 बिलियन से भी कम है। तो हमें अच्छे प्रोग्रामर्स की ज़रूरत है, हमें अच्छे डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत है, हमें अच्छे वीडियो और एनिमेटर्स की ज़रूरत है। बड़े फ़ख्र से हम ये बात बताते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी VFX आर्टिस्ट हैं, लारे बता, वो पाकिस्तानी हैं। तो सिर्फ एक लारे बता क्यों, कितनी सारी मेरी बहनें हैं, कितनी सारी मेरे इस वक्त जो मुझे देख रही हैं, आप अपने घर में बैठ के अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। और कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं, कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जाएं। दुनिया भर की स्किल्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। यूट्यूब आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसी तरीके से यूडेमी आपके पास रिसोर्स है, उस पर हर टॉपिक पे, हर वो टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं उस पर वहाँ पे कोर्सेज मौजूद हैं, हर ज़बान में मौजूद हैं। इसी तरह ईडेक्स है, उसके ऊपर आप जाकर कोर्सेज भी कर सकते हैं, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वहाँ पर ऑनलाइन मिल जाती है। इसी तरीके से इन स्किल्स को आपको सेल करना है तो fiverr.com है, upwork.com है। बेशक इसके ऊपर आपको जिस तरह हमारे बेहतरीन एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग आपको देंगे, तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ही ये प्लेटफॉर्म्स, मतलब मुझे आज तक इनके बारे में क्यों नहीं पता चला। और जिस तरह रोज़गार प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम जो है आपके गिर्द घूमता है। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये सिर्फ आपके लिए, इसका जो मेन सोर्स है, जो मेन इसका जो ये पूरा प्रोग्राम जिसके गिर्द घूमता है वो आप लोग हैं। तो प्लीज़ इसकी बेहतरी के लिए पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में लोगों को बताएं। हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपसे हरगिज़ नहीं चाहिए कुछ भी। तो हमारी ये जो पूरी टीम है ये सिर्फ एक ही उसका मकसद है, और वो ये है कि मिनिमाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये ख्वाब कभी मैंने देखा था कि पाकिस्तान से एक दफ़ा आई वांट टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। और जिस तरह ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया था कि व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू, जो तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें तलाश कर रहा है। तो जिस तरह मेरा ये विज़न था कि मैं पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना चाहता था, तो ये पूरा प्रोग्राम जो है मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए डिज़ाइन किया गया, ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है। और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस प्रोग्राम से ज़्यादा हासिल करें, इस वक्त से ज़्यादा हासिल करें। ये वक्त वापस नहीं आएगा। मैं इस बात को, मुझे सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक पछतावा है, और कुछ भी पछतावा नहीं। और वो पछतावा ये है, मैं जब FSC में था तो मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। मुझे सिर्फ ये पछतावा है मैंने अर्ली क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो जहाँ मैं आज हूँ, अगर मैं उससे 2 साल पहले, 3 साल, 4 साल पहले स्टार्ट करता तो आज मैं 4 साल मज़ीद आगे होता। तो अपने आप को पहचानें, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, तवक्कल रखें, और ये जो असबाब आपको दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं। क्योंकि इस दुनिया में अगर हम अपनी इस जगह को बेहतर नहीं बना रहे तो हमारे सांस लेने, हमारे ज़िंदा और जो मुर्दा लोग हैं, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और इकबाल के इस खूबसूरत शेर के साथ मैं इख्तिताम करना चाहूँगा कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। कहाँ इकबाल ने वो 100 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका ये शेर कहा था, जब सोलर पैनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। वी आर इनएविटेबल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई या नहीं, ये सवाल है आपके लिए मेरा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और इस वक्त से ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद भी रखें, और अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाते रहें। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।